हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान जीएस में। डेली की तरह करंट अफेयर्स को हम देख रहे थे, वही सीरीज को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न के साथ में। और डेली हमारी 6:30 पे आपकी क्लास रहती है, तो हम इसी का डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ। विथ स्टैटिक के साथ भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कैसे हमारे प्रश्न बन सकते हैं जीके के अकॉर्डिंग। ओके, ये हमारा टाइम टेबल है। ये हमारे 20 वो टॉपिक हैं जिससे करंट अफेयर्स की बात हमारे एग्जामों में की जाती है, यानी कि 20 टॉपिकों के अकॉर्डिंग हमारे क्या है, करंट अफेयर्स की बात की जाती है। और यही हमने आपको हर वीडियो में बताया भी है कि आप देख लीजिएगा कि कौन से 20 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे करंट अफेयर्स की बातें हम करते हैं। अगर हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है तो द हिंदू का एनालिसिस को पढ़ सकते हैं हम, PIB को भी देख सकते हैं हम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। इंडियन एक्सप्रेस को भी देख सकते हैं हम, और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी में आप लोगों के लिए पढ़ना है तो हमारा एक पेपर है जनसत्ता, जो बहुत ही ज्यादा है, आपके आर्टिकल आते हैं उसमें, जो आपके लिए ठीक भी रहेगा और आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो यही 20 टॉपिक हमारे क्या हैं, करंट अफेयर्स के बारे में हमसे बातें करते हैं एग्जामों में, यानी कि इन्हीं से क्या होते हैं, प्रश्न को पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। और हमारा पहला प्रश्न क्या है, स्क्रीन पे आ चुका है, यानी कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन है, पूछ रहा है किसको सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन है बाल कृष्ण, विठल दास जोशी, श्रीनिवास वर्धन, दिलीप महालनोबिस, और चौथा ऑप्शन है कमलेश डी पटेल। बात कर लेते हैं पुरस्कार की। तो भारत में कई सारे सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है वो है आपका भारत रत्न। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो पद्म विभूषण, और तीसरे अगर हम सर्वोच्च सम्मान की बात अगर करते हैं तो हमारा हो गया पद्म भूषण, और उसके बाद जो लास्ट हमारा होता है पद्म श्री। अगर हम भारत रत्न को यहां से हटा देते हैं तो हमारा सर्वोच्च सम्मान जो होगा वो क्या होगा, आपका पद्म विभूषण होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1954 में की गई थी, 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अभी जो हाल ही में मिला है वो ऐसे, यानी कि पहले जो ऑप्शन है उनको भी मिला है। बात करेंगे श्रीनिवास वर्धन को भी मिला है, दिलीप महालनोबिस को मिला है। तो ऐसे और भी कई सारे हमारे मेंबर हैं जिनको मिला है, जैसे मुलायम सिंह यादव को मिला है पद्म विभूषण, जाकिर हुसैन को मिला है, और बात करेंगे तो SS कृष्णा को भी क्या मिला है। तो ऐसे 6 लोगों को पुरस्कार मिला है। तो इसमें किस व्यक्ति को नहीं मिला, तो इन व्यक्ति को मिला है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। अगर बात करेंगे तो 2 जनवरी 1954 में क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी आपके पद्म विभूषण की या भारत रत्न की, यानी कि इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। अगर हम और भी अगर बात करते हैं तो जो हमारा जो पहला पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो डॉक्टर सत्येंद्र नाथ को दिया गया था। तो डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बासु को दिया गया था, जो पश्चिम बंगाल के थे। तो सत्येंद्र नाथ बासु, और उसके बाद कई सारे लोगों को मिला था। नंदलाल बोस भी थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। तो नंदलाल बोस कौन है, इन्होंने क्या करा था, भारतीय संविधान का जो कवर पृष्ठ है उसको क्या करा था, उसको डिजाइन किए थे नंदलाल बोस। और भी अगर हम बात करेंगे तो और भी अगर हम यहां से बात कर सकते हैं कि पहला भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया गया था, या किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न से क्या किया गया था, नवाजा गया था। तो उसमें 3 व्यक्ति आपके होंगे। CV रमन को दिया गया था, और राजगोपालाचार्य को आपको दिया गया था, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इन 3 व्यक्ति थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, CV रमन, और आपके व्यक्ति जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जिन्हें 1954 में 3 व्यक्तियों को क्या मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो भारत का अगर सर्वोच्च सम्मान की बात करेंगे तो वो आपका क्या है, भारत रत्न है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि इन व्यक्ति को क्या मिला, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कह रहा है यूएसए की सहायता से म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा भारतीय शहर बना है वडोदरा, यानी कि आपका गुजरात में है, महाराष्ट्र, बंबई, उज्जैन या आपका तमिलनाडु। अगर हम बात करेंगे तो पहला जो शहर बना था वो क्या बना था आपका यूएसए बॉन्ड जारी करने वाला महाराष्ट्र, और दूसरा जो शहर बना है वो क्या बना है आपका वडोदरा। तो दूसरा आपका वडोदरा बना है, ये आपके गुजरात में है। पहला रेल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे, पहला रेल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके कहां पर है, तो वो आपके वडोदरा में है। यानी कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय यानी कि रेल यूनिवर्सिटी जो की है वो कहां पर की है, आपके वडोदरा में स्थापित की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका वडोदरा। उज्जैन की बात करेंगे तो उज्जैन हमारे क्षिप्रा नदी के किनारे है, जहां पर कुंभ का मेला लगता है और आपके मध्य प्रदेश में क्या है आपके स्थित है। तो क्षिप्रा नदी के आपके किनारे है मध्य उज्जैन आपके, जहां मां कालेश्वर का टेम्पल भी है हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में यानी कि अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई है वो हुई आपकी 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई है। मुख्यालय की बात करेंगे तो आपका कहां पर है, मुख्यालय है आपका पेरिस में। पेरिस जो है वो आपके सीन नदी के किनारे है, और पेरिस हमारा कहां पर है, फ्रांस में आपका क्या है पेरिस है। तो यूनेस्को के जो अध्यक्ष है उन्हें हम कहते हैं आंद्र अजूले। आंद्र अजूले क्या है, यूनेस्को के अध्यक्ष है, जो आपके फ्रांस से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं फ्रांस से ही अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर है यूनेस्को का, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय वो आपके कहां पर है, पेरिस में है। और पेरिस की अगर बात करेंगे तो पेरिस जो हमारा है वो सीन नदी के आपके किनारे है पेरिस। तो हमने देखा कि हमारा जो पहला ऑप्शन भी सही है, सूर्य मंदिर आपके गुजरात, उनाकोटी रेंज आपकी त्रिपुरा में है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरे हुए है। बाड़नगर आपके गुजरात में है, तो कोडाग मंदिर जो है वो आपका इसका सही आंसर होगा। यानी सही आंसर हमारा क्या होगा, कोडाग मंदिर। और हम कोडाग मंदिर की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं ब्लैक, तो इसको हम देखते हैं ब्लैक पैगोडा के नाम से, इसको हम जानते हैं ब्लैक पैगोडा के नाम से हम इनको जानते हैं। और इसका निर्माण किया था वो 1250 में निर्माण इसका किया गया था। और निर्माण जो किया था वो किया था नरसिंह देव प्रथम ने क्या करा था, निर्माण किया था इस मंदिर का। तो इसे ब्लैक पैगोडा के रूप में भी हम इसको जानते हैं। अगर हम बात करेंगे कोडांग मंदिर की, तो आपका ब्लैक पैगोडा यानी कि 1250 में नरसिंह ने इसको क्या करा था, निर्माण किया था। तो ये आपका आंसर होगा यानी कि कोडांग मंदिर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ये प्रश्न भी बन सकता है कि हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं तो वो कौन है आपके, हरदीप सिंह पुरी हैं, ने किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। गोरखपुर हो गया, लेह हरा गागा हो गया, या नालंदा हो गया, आपके मिर्जापुर हो गया। मिर्जापुर की बात करेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश में है। नालंदा की बात करेंगे तो ये आपके कहां पर है, बिहार में है। अगर हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी वो करी थी आपकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो करी थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये हम बोल सकते हैं जो कुमारगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने, यानी कि 2 विश्वविद्यालय थे, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी वो करी थी कुमारगुप्त ने। तो कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापना करी थी। नालंदा विश्व जो गुप्त वंश के क्या थे, एक शासक थे आपके। इसे नालंदा को हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जानते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को हम। अगर हम बात करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा लेहरागंज, यानी कि आपके गोरखपुर की बात करेंगे तो गोरखपुर आपके कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है।
आपको बताना है कि लेहरागागा आपका किस भारतीय राज्य में है। ओके, तो इससे एशिया का सबसे बड़ा। अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पाद क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। एक हमारी नेचुरल गैस होती है, एक हमारी होती है एलपीजी जिसको हम कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, और एक हमारी होती है सीएनजी जिसको हम बोलते हैं संपीडित नेचुरल गैस। ओके, यानी कि प्राकृतिक गैस बोलते हैं। अगर हम यहां से पूछते हैं कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो है आपका ब्यूटेन। अगर प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, आपके मीथेन है। लेकिन अगर हम सीएनजी के मुख्य अवयव की बात करते हैं तो वो आपके क्या है, मीथेन है। यानी कि मीथेन जो है वो आपके दो का मुख्य अवयव है, लेकिन एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो आपका क्या है, ब्यूटेन है। तो एलपीजी को हम कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, सीएनजी को कहते हैं संपीडित नेचुरल गैस, और प्राकृतिक गैस जो है उसका जो मुख्य अवयव है वो आपका क्या है, वो आपके मीथेन है, जिससे हम कहते हैं CH4। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ क्या दे रखा है, नाम दे रखे हैं दिवसों के, और एक तरफ उनकी क्या रखी है, डेट दे रखी है। करा पृथ्वी, विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाते हैं हम, 22 मार्च को। बौद्धिक संपदा दिवस हम 26 अप्रैल को बनाते हैं। विश्व क्षयरोग दिवस 24 मार्च को बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हम 23 मार्च को बनाते हैं। पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। अगर देखा जाएगा तो आपका ये सही है। पृथ्वी दिवस जो है 22 मार्च को हम बनाते हैं, राइट आंसर है। बौद्धिक संपदा दिवस जो बनाते हैं वो 26 अप्रैल को बनाते हैं। और क्षयरोग यानी कि तपेदिक या टीबी जो हमें होती है, जीवाणु जनित जो रोग होता है, उसको हम 24 मार्च को बनाते हैं, ये भी ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हम 24 मार्च को ना बनाकर आपका जो बनता है वो बनता है हमारा 21 मार्च को। तो कब बनता है आपके, 21 मार्च को। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। अब अगर हम बात करते हैं तो हम इससे पहले ही बात कर लेते हैं कि 21 फरवरी को क्या बनाते हैं, 21 मार्च को तो हमने देखा, 21 अप्रैल को क्या बनाते हैं, 21 जून को हम क्या बनाते हैं, ऐसे हम सभी को देख लेते हैं। तो हमने देखा कि 21 फरवरी को जो हम बनाते हैं तो हम बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाते हैं 21 मार्च को हमने देखा। अब हम देखेंगे 21 अप्रैल को क्या बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस है आपके 21 के, तो हम बनाते हैं सिविल सर्विस डे, यानी कि सिविल सेवा दिवस बनाते हैं। अगर हम बात करेंगे 21 अप्रैल का भी हमारा हो गया। हमने देखा कि 21 जून को यानी कि 21 मई की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो 21 मई को हम बनाते हैं आतंकवादी या आतंकवाद विरोधी दिवस बनाते हैं हम। अगर हम 21 जून की बात करते हैं, 21 जून को हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम बनाते हैं। अगर हम 21 सितंबर की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में बनाते हैं हम। तो ऐसे हमने देखी कि 21 तारीख को हम कौन कौन से दिवस को बना सकते हैं। जैसे अभी हमने क्षयरोग दिवस देखा, तो ये हमारा टीबी वाला दिवस है। एक हमारा जो 21 नवंबर होती है उसको हम बनाते हैं टेलीविजन दिवस। तो विश्व टेलीविजन दिवस भी बनाते हैं हम। अगर हम बात करेंगे 21 दिसंबर की, 21 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व साड़ी दिवस। तो ऐसे हमारे बहुत सारे दिवस हैं जिनको हम बनाते हैं। तो हमने जितने भी हमारा जो प्रश्न जो गलत हुआ था 21 को लेकर, तो 21 के जितने भी हमारे दिवस थे पूरे साल में जो भी बनाए जाते हैं उन सभी के बारे में हमने क्या कर ली, आप लोगों के सामने इसकी चर्चा कर ली। तो आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न 21 तारीख को लेकर क्या होगा, गलत नहीं होगा। जिसमें आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो मातृभाषा दिवस
कि सिविल सर्विस डे, आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं राजीव गांधी की मृत्यु पर। हमारे जो प्रधानमंत्री थे 21 जून बहुत ही ज्यादा पेपर में आता है, और आपका 21 सितंबर। तो ऊपर के जो आपके और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो हम बनाते हैं 21 मार्च को बनाते हैं, तो हमने देखे कि एक ए आपका और बाकी आपके ए दिवस 21 फरवरी को हम ज्यादा महत्वपूर्ण, वो 21 जनवरी को हम ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस नहीं मनाते, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं ये हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो विश्व बौद्धिक संपदा की बात करेंगे तो 26 अप्रैल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारे दिनेश भाई हैं, तो इनका भी यूट्यूब चैनल है, तो सभी लोग इनके चैनल को क्या करें, ये बताते हैं आपको चैनल कैसे क्रिएट करें यूट्यूब पर। उसके बाद ये आपको ये भी बताते हैं कि चैनल का लोगो कैसे बनाएं, थंबनेल कैसे बनाएं, चैनल को आर्ट कैसे बनाएं, चैनल को कस्टमाइज कैसे करें, एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाएं और वीडियो की एडिटिंग को कैसे करें। इनके चैनल का नाम है दिनेश टेक इन्फो। तो ये बहुत ही आपको बताते हैं बहुत ही शानदार वे में, यानी कि डिस्क्राइब करते हैं आपके सामने कि चैनलों को कैसे बनाया जाए या कैसे उनका लोगो लगाया जाए। तो अगर आपने इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इनको चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि पुस्तक दे रखा है उसके लेखक दे रखे हैं। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, कह रहे नवदीप सिंह गिल। 10 ट्रिलियन आपकी जो पुस्तक है वो सुभाष चंद्र गर्ग की है। द मोदी गैबिट डिकोडिंग मोदी प्रियम गांधी की है। या लाल सलाम एक उपन्यास स्मृति ईरानी की है। अगर हम बात करेंगे अपने गोल्डन बॉय की बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। नवदीप सिंह गिल की है, बिल्कुल सही है आपका। पूछ रहा है कौन सी नहीं सही है, क्या 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है वो सुभाष चंद्र गर्ग की है, तो ये भी पुस्तक बिल्कुल ठीक है। करा दी मोदी डिकोडिंग मोदी जो पुस्तक है वो प्रियम गांधी की ना होकर आपकी संजू शर्मा की है। किसकी है, आपकी संजू शर्मा की है। और उसके बाद लाल सलाम एक उपन्यास जो पुस्तक है वो आपकी स्मृति ईरानी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने आपको हर वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की हैं, यानी कि पुस्तकों को हर वीडियो में आपके सामने मैं दिवसों को प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि हर पेपर में क्या होता है एक दिवस ही पूछा ही हमसे जाता है, यानी कि कई वे में पूछा आता है। एक तो सुमेलित कीजिए, कौन सा सुमेल नहीं खा रहा है या कौन सा निम्नलिखित में से सही नहीं है, ये हमसे पूछा जाता है। तो हमने देखा ऐसे हमसे पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। आपकी वीडियो का पेपर आने वाला है तो उसमें आपकी एक पुस्तक और आपके दिवस के बारे में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे जीके के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि हाल ही में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को हम बोल सकते हैं एससी। अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो भारतीय संविधान में हमारी जो एससी और एसटी जो आती है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है आपके डॉक्टर मनोज सोनी, हंसराज, गंगाराम अहिर को या हर्षित चौहान को, और अगर हम बात करेंगे तो विजय संपाला। यानी कि बात करते हैं तो आयोग का गठन करते हैं हम एससी और एसटी के अंतर्गत, यानी कि एससी को हम बोलेंगे अनुसूचित जाति और एसटी को बोलेंगे अनुसूचित जनजाति। आइए बात करते हैं किस भारतीय संविधान के तहत स्थापित किया गया, तो इसके लिए आयोग बनाया गया जिसे रखा गया 338 के अंतर्गत। और अगर हम बात करेंगे तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 338A के अंतर्गत, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो आयोग बनाया गया उसका संविधान में जो रखा गया है 338A के अंतर्गत रखा गया है। और जो आपके राष्ट्रीय आयोग जो अनुसूचित जनजाति का है वो उसे 338A में रखा गया। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग है उसे 338 के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर मनोज सोनी कौन है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। हंसराज गंगाराम अहिर की अगर बात करेंगे तो ये आपके कौन है, ये आपके जो है वो एससी के अध्यक्ष हैं। और एसटी के अध्यक्ष कौन है आपके हर्ष विजय संपाला, ये आपके क्या है एसटी के आपके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो थोड़ा सा ये आपके गलत लग गया है। यानी कि अगर हर्ष चौहान की अगर हम बात करते हैं तो हर्ष चौहान जो हैं वो आपके अनुसूचित जनजाति के हैं। किसके, आपके एसटी के हैं। और एससी का कौन है आपके विजय,
तो ये हमारा सही आंसर होगा, यानी कि जाति के बारे में पूछा है तो जाति की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। हमने देखा कि अनुसूचित जाति को हम रखते हैं 338 में और एसटी को हम रखते हैं 338 ए के अंतर्गत। कारण निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या होगा हमारा सही आंसर, हम देखते हैं इस बात को। बम चक्रवात की बात कर रहा है तो आपके अमेरिका में आता है। ग्रेविल चक्रवात की बात करते हैं तो मेडागास्कर। चक्रवात इम्नाती की बात अगर हम करते हैं तो मेडागास्कर। आसानी की अगर हम बात करते हैं तो चक्रवात जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो आपका पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ना आकर आपके कहाँ आया, भारत में आया। तो सुमेल नहीं खाता, आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका सुमेल नहीं खाता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका होगा। अगर हम बात कर लेते हैं अमेरिका की तो कैपिटल है वाशिंगटन। मुद्रा की बात करेंगे तो वह है आपकी डॉलर। वेलिंगटन है हमारी न्यूजीलैंड की कैपिटल को, और डॉलर क्या है, आपकी मुद्रा है। ओके, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो आपकी कैनबरा है और आपकी डॉलर है। ओके, तो हमारा आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका होगा। कौन सुमेल नहीं खाता है। ये नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आज के पेपर में, आजकल जो पेपर होते हैं उनमें हमारे यही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आप कृपया पेपर को जब कभी भी देने पेपर को जाए तो उसको ना आप अच्छे वे में पहले पढ़ें। जो भी प्रश्न है ना उसको आप पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें तो प्रश्न आपसे बन जाएगा। इसलिए करंट अफेयर्स का रिवीजन भी पूरी तरह से आप लोग करते रहें, और हमारे माइंड में जो चीजें होती हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पेपर को हल भी कर पाते हैं। जैसे माइंड आपके लिए सबसे अच्छा भी है और सबसे बेकार भी है। तो माइंड में जो आप सोच रहे हो वही आप कर पाओगे। अगर आपने ठान लिया है कि हमको यूपीएससी का एग्जाम देना है, हमको पीसीएस का एग्जाम देना है, एसएससी हमको 6 मंथ में निकालना है, यूपी पुलिस अगर हमको 6 मंथ में निकालना है, तो आप निकाल देंगे क्योंकि आप मन में ठान लिए हो। तो आप जब मन में आप ठान लोगे तो आप एग्जाम को भी क्या करोगे, निकाल सकते हो। तो इसलिए जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ में होता है, ऐसा मानना है आपके साइंटिस्टों का। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑस्ट्रेलिया ना होकर आपका क्या होगा, भारत। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है 126वां है, 68वां है, 180 है, 121 है। अभी हाल ही में कि लॉन्च कर दिया गया, तो पहले 126 था, अब 125वां आपका स्थान हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 125। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 126वां हमारा क्या होगा, सही स्थान आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगर हम बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस दिवस या प्रसन्नता दिवस हम कब बनाते हैं, तो हम बनाते हैं आपके 20 मार्च को। तो हमने बहुत सारे दिवसों को देखा, हमने 21 मार्च के दिवस को देखा, अब हम देख लिए हैं आपके 20 मार्च के दिवस को। तो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है हम कब बनाते हैं, 20 मार्च को बनाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना किन दो देशों के मध्य में है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किन दो देशों के क्या है, मध्य में है। भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और भूटान, और भारत और म्यांमार। तो भारत के सभी पड़ोसी देश हैं, किसके साथ में ये सीमा बना रही है। तो हम देखते हैं बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के पड़ोसी राज्यों से लगती है, जैसे मेघालय से लग रही है सीमा, आपकी असम से भी लगती है, सबसे लंबी पड़ोसी सीमा बनाता है हमारा पश्चिम बंगाल से लगती है, मिजोरम से भी लगती है सीमा, और सीमा जो लगती है वो आपकी त्रिपुरा से भी लगती है। तो 5 भारतीय राज्यों से क्या लगती है, सीमा लगती है किसकी, बांग्लादेश की। तो आप याद रखिए ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है हमारा कि कितने राज्यों से क्या लगती है, सीमा लगती है हमारी। उसके बाद हम बात करेंगे कि नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, उत्तराखंड से सीमा लग रही है आपकी, पश्चिम बंगाल से भी हमारी सीमा लगती है, सिक्किम से सीमा लगती है आपकी। कहां से सीमा लगती है, सिक्किम से सीमा लगती है हमारी। और हमारा एक राज्य बचा है जो आपके बिहार से भी क्या लगती है, वो आपके नेपाल की सीमा लगती है। तो हमने देखा कि हमने 2 देशों को देखा जिनसे हमारे भारतीय राज्य लगते हैं, तो आपके 5-5 भारतीय राज्य लगते हैं। अगर हम देखेंगे अपने भूटान को,
तो भूटान से भी सीमा लगती है, आपके असम की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यानी कि आपके असम की सीमा लग रही है, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है हमारे, और अगर हम बात करेंगे तो आपके सिक्किम की सीमा लगती है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा आपकी लग रही है। तो ये 4 भारतीय राज्य हैं जिनसे आपकी सीमा लग रही है। अगर हम बात करेंगे म्यांमार की, तो आपके अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की सीमा लग रही है, कि नागालैंड, मणिपुर, आपके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की क्या लगती है, सीमा लगती है म्यांमार से। तो हमने यहां पे देखा कि हमारे जितने भी भारतीय राज्य हैं, यानी कि जितने से भारतीय राज्य, यानी कि उनमें से 4 हमने देखा है जो आपके बाउंड्री लाइन स्पर्श करते हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ में। तो नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम पे स्पर्श करता है आपके म्यांमार के। अगर हम सही प्रश्न की बात करेंगे तो आपका सही आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के अंतर्गत। ये ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतने राज्यों से सीमा लगती है, तो आप याद रखें नेपाल से 5 राज्यों की लगती है, बांग्लादेश से 5 राज्यों की लगती है, और आपके भूटान से 4 राज्य की, और म्यांमार से आपके 4 राज्यों की सीमा लगती है। और भी हमारे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है जिससे हमारी सीमा लगती है, तो हम उनको भी कभी ना कभी देखेंगे। हमने आपको पढ़ाया भी हमारे सीमावर्ती देश। अगर भूगोल में आपने वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाके आप भूगोल की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। उसमें भी हमने बताया है, जैसे हो गया हमारा आपका पश्चिम बंगाल हो गया, तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ भी है और आपके पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल आपके भूटान में भी आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तीनों को स्पर्श करती है। तो मैंने आपको फुल डिटेल में सीमावर्ती देशों के बारे में बताया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख लें। अब हम पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने रिवीजन क्लास पढ़ी थी, क्वेश्चनों को पढ़ा था, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए चलते हैं रिवीजनों के साथ में। कुशियारा नदी विकास परियोजना किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है भूटान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। अगर हम बात करेंगे तो कुशियारा जो है वो आपकी किस में है, आपके नेपाल में है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हुआ आपका। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष तक 20% एथेनॉल का मिश्रण किया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2025 और 26 के अंतर्गत 20% जो है एथेनॉल का मिश्रण करेगी। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है, जिसकी लागत कितनी है? तो इसकी लागत आपकी कितनी है? 19,744 क्या है इसकी लागत है। अगला है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान को किस वर्ष समाप्त करने का लक्ष्य है? तो लक्ष्य रखा गया है 2025 को। टीबी दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही परिवार से अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर बनने वाले पहले भाई बहन कौन थे? तो पहले भाई बहन थे आपके सुमित और अनुजा। ये हमारा रिवीजन पॉइंट चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही जो प्रलय जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो कैसे मार करेगी? तो सतह से सतह में उड़ेगी, यानी कि 4 प्रकार से जो मिसाइलें होती है वही आपकी उड़ती हैं, तो सतह से सतह में जा रही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा युद्ध अभ्यास है जो सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा जो ऑप्शन होगा, आप देख लीजिए क्या ऑप्शन होगा, यानी कि ये वाला सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया को भी क्या करा गया है, शामिल किया गया है, तो ये आपका सही नहीं होगा। बाकी अगर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, किस राज्य में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने वाला भारत की पहली वेधशाला स्थापित की? तो ऐसा राज्य कौन सा हुआ आपका? उत्तर प्रदेश का पड़ोसी उत्तराखंड आपका हुआ। करा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली किस महिला सांसद को युवा सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शर्मिष्ठा पांडे को सम्मानित किया गया था आपके, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था। कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल को बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 6 अप्रैल को बनाते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस बनाते हैं 5 अप्रैल को, और विश्व विरासत दिवस आपका 24 अप्रैल को ना होकर 18 अप्रैल को बनाते हैं।
ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी। तो आज की क्लास हमारी यही तक थी। हमने आपके साथ रिवीजन क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया है। ठीक है, कल फिर से मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।